हेलो एंड वेलकम टू यंग माइंड्स करियर इंस्टीट्यूट। होप ऑल यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे पेरेंटल केयर इन एम्फीबिया। समझेंगे कि एम्फीबियंस के अंदर किस तरीके से पेरेंटल केयर होता है, उसके क्या क्या मेथड्स होते हैं। इन सभी चीज़ों को हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई अर्ज कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों का शेयर कर लीजिए। तो चलिए डायरेक्टली मूव करते हैं अपने टॉपिक पर। लेकिन उससे पहले, अगर आप बीएससी जूलॉजी सेमेस्टर 1 या सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट हैं तो आप सभी लोगों के लिए हमने अपना ऑनलाइन कोर्स डेवलप किया है जिसका प्राइस जस्ट 599 है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है, तो एक बार जाके आप एप्लीकेशन के अंदर इसको चेकआउट कर सकते हैं। अगर इस कोर्स के बारे में अगर आपको ज़्यादा कुछ और इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है तो आप डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप से कनेक्ट कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो डायरेक्टली मूव करते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, जो कि है हमारा पेरेंटल केयर इन एम्फीबिया। यानी समझते हैं सबसे पहले पेरेंटल केयर का मतलब क्या होता है। व्हाट डज इट मीन कि पेरेंटल केयर। जनरली पेरेंटल केयर एक ऐसा फिनोमिना है जहां पर कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने यंग वंस या अपने एग्स को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द प्रेडेटर, या फिर बोल सकते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी पेरेंट अपने बच्चों को तब तक प्रोटेक्ट करता है जब तक कि वो इंडिपेंडेंट ना हो जाए और खुद से प्रेडेटर का सामना ना करने लग जाए या खुद से एनवायरमेंट के अंदर सरवाइव ना करने लग जाए। तो इस प्रोसेस को हम पेरेंटल केयर बोलते हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पेरेंट्स भी क्या करते हैं कि आप जब तक खुद से मतलब अपने पैरों पे खड़े नहीं होते तब तक आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं कि चल भैया। तो तब तक बेसिकली जैसे आपने देखा होगा कि अर्ली डेजेस के अंदर क्या होता है, जब हम छोटे होते हैं उस कंडीशन में हमारे पेरेंट्स हम लोगों की टेक केयर करते हैं, ठीक है। तो उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, पेरेंटल केयर बोलते हैं। अब ये जो पेरेंटल केयर का जो प्रोसेस है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि पेरेंटल केयर डिफाइन करता है कि किसी भी स्पीसीज के अंदर कितने जो ऑर्गेनिज्म है वो जिंदा रहेंगे, किस समय उनकी डेथ होगी, अर्ली डेथ होगी या लेट ओल्ड एज में डेथ होगी। ये सारी चीजें क्या बताता है, हमें पेरेंटल केयर बताता है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखना है, अगर हम बात करते हैं एम्फीबियंस की, ठीक है, तो एम्फीबियंस के अंदर हमें क्या है, सबसे ज्यादा डाइवर्स पेरेंटल केयर देखने को मिलता है। और इस तरीके का जो डाइवर्स पेरेंटल केयर है और किसी दूसरे फाइलम या किसी दूसरे क्लास के अंदर देखने को नहीं मिलता, जितना डाइवर्स अगर हम बात करें पेरेंटल केयर एम्फीबियंस के अंदर देखने को मिलता है। अब क्योंकि ये जो एम्फीबियंस होते हैं इसके अंदर बहुत सारे आप देखोगे फ्रॉग की स्पीसीज देखने को मिलती है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो पेरेंटल केयर है वो बहुत ही ज्यादा डाइवर्स होता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, उन सारे मेथड्स को डिस्कस करने वाले हैं जिससे कि कोई भी एम्फीबियन पेरेंटल केयर के लिए यूज करता है, या उन सभी मेथड्स को डिटेल करने वाले हैं जिन सभी मेथड का कोई भी एम्फीबियन पेरेंटल केयर के तौर पे यूज करता है, ठीक है। अब इस पूरे लेक्चर के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो टर्म्स तो सारे आसान हैं लेकिन जो एग्जाम्पल्स है वो थोड़े टफ हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल्स के नाम बहुत अजीब अजीब से हैं, तो उनको बस आपको एक बार मेमोराइज करना होगा, अदरवाइज मैं सारे प्रोसेस को आपको बहुत इजी वे में एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। तो डायरेक्टली मूव करते हैं पीपीटी के ऊपर, जहां पे जितनी चीजें मैंने बोली है उनको एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूं पेरेंटल केयर की, ठीक है, सो पेरेंटल केयर इज डिफाइंड एज द लुकिंग आफ्टर द एग्स, यानी एग्स की देखभाल करना, ठीक है, यंग वंस की देखभाल करना अंटिल दे आर इंडिपेंडेंट, यानी जब तक कि वो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट ना हो जाए, अपने पे सेल्फ रिलायंट ना हो जाए, तब तक उसकी देखभाल करना, ठीक है। अब एम्फीबियंस की बात करें और पर्टिकुलरली अगर हम बात करें उनकी जो ट्रॉपिकल रीजन्स में रहते हैं, उनके अंदर हमने देखा कि जो एन्यूरंस होते हैं उनके अंदर ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ पेरेंटिंग देखने को मिलती है या पेरेंटल केयर देखने को मिलता है बाकी सारे स्पीसीज की, ठीक है। अब यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखना होगा कि जो क्लास एम्फीबिया है, कि जो आपका क्लास एम्फीबिया है, इसको हम 3 ऑर्डर्स में डिवाइड कर सकते हैं। यहां पर इसके 3 ऑर्डर हैं, ठीक है, जिसमें से सबसे पहला जो ऑर्डर है इसको हम एपोडा बोलते हैं, ठीक है। दूसरा हो गया यूरोडेल्स, और तीसरा क्या हो गया, एन्यूरा। तो सबसे ज्यादा जो वास्ट डाइवर्सिटी आपको पेरेंटिंग की देखने को मिलती है या पेरेंटल केयर की जो वास्ट डाइवर्सिटी देखने को मिलती है वो आपको एन्यूरेंस के अंदर या एन्यूरा के अंदर देखने को मिलता है। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो एम्फीबिया है, एम्फीबिया के अंदर जो पेरेंटल केयर है
उसको हमने मेजरली दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर रखा है। अब ये दो कैटेगरीज क्या है? सबसे पहला जो मेथड है प्रोटेक्शन बाय नेस्ट, नर्सरीज एंड शेल्टर, और जो दूसरा मेथड है वो है डायरेक्ट पेरेंटल केयरिंग। अब इसका मतलब क्या है कि पहला मेथड है कि इसके अंदर कि जैसे सपोज करो कि घर को प्रोटेक्ट करना, सपोज करते हैं कि यहां पर कोई भी जो एम्फीबियन है या कोई भी जो पेरेंट है, एम्फीबियन पेरेंट है, वो क्या करेगा? उस जगह को प्रोटेक्ट करेगा जहां पर उसके एग या यंग वंस ले कर रहे हैं, ठीक है। यानी यहां पर क्या है, एक इंडिविजुअल एग को ले या इंडिविजुअल एग या यंग वंस को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, पूरे उस जगह को प्रोटेक्ट करता है जहां पर वो रह रहा है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोटेक्शन ऑफ नेस्ट। नेस्ट का मतलब क्या है? प्लेस जहां पर उसने एग को ले किया है। दूसरा हो गया नर्सरीज या शेल्टर, यानी जिस जगह पे एग को रखा गया है उस जगह को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। दूसरा कंडीशन क्या है कि डायरेक्ट पेरेंटल केयर। डायरेक्ट पेरेंटल केयर का मतलब क्या है कि यहां पर जो एम्फीबियन है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा और क्या है, अपने साथ एग को चिपका कर रखता है या एग के आसपास ही रहता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, डायरेक्ट केयरिंग हो गया। एक में है कि शेल्टर, यानी जहां पे वो रहता है, जहां पे उसने ले किया है उस जगह को प्रोटेक्ट करना। दूसरा कंडीशन क्या है कि वो पूरा का पूरा जो एग्स है उनको खुद इंडिविजुअली उसकी टेक केयर कर रहा है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अब ये जो दो ब्रॉड कैटेगरीज हैं इनको अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन डिटेल करेंगे, क्योंकि इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें आती हैं और इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें आती हैं। तो हम क्या करेंगे, वन बाय वन इन दोनों को डिटेल करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है प्रोटेक्शन बाय नेस्ट, नर्सरीज या शेल्टर। यानी ध्यान रखना है इस मेथड के अंदर पूरे के पूरे उस प्लेस को प्रोटेक्ट किया जाता है जहां पर एग को ले किया जाता है, ठीक है। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। तो अगर हम बात करें कि जो एम्फीबियंस है यूजेस वेरियस मेथड टू प्रोटेक्ट एग एंड लार्वा फ्रॉम द प्रेडेटर्स, यानी यहाँ पे जो एम्फीबियंस है बहुत से वेरियस मेथड का यूज करते हैं ताकि वो अपने लार्वा को, एग को क्या है, प्रेडेटर से बचा सके, ठीक है। नेक्स्ट चीज आपको ध्यान रखना है, इसके अंदर बेसिकली क्या यूज कर सकता है, नेस्ट यूज कर सकता है, नर्सरीज यूज कर सकता है और शेल्टर्स का यूज कर सकता है। यानी जनरली क्या है कि कोई भी एम्फीबियंस अपने एग को ले करने के लिए या तो नेस्ट का यूज कर सकता है, नर्सरीज का यूज कर सकता है या शेल्टर का यूज कर सकता है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहां पर ध्यान रखना है कि जो पेरेंटल केयर है ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है या बोल सकते हो एक इंपॉर्टेंट एडेप्टेशन है जो कि ऑफस्प्रिंग के सर्वाइवल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इकोलॉजी के अंदर मैंने आपको एक सर्वाइवलशिप कर्व बताया था और सर्वाइवलशिप कर्व में मैंने आपको बताया था कि 3 टाइप के कर्व देखने को मिलता है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। जहां पे मैंने आपको बताया था कि जो टाइप 1 होता है वहां पे पेरेंटल केयर देखने को मिलता है। जहां पर पेरेंटल केयर होता है वहां पर क्या है, यंग वंस जल्दी डाई नहीं करते, यानी यंग वंस वाली जो एज है वो सेफ रहती है, यानी यंग वंस के अंदर या बोल सकते हैं अर्ली एजेस के अंदर डेथ का जो रेट है वो बहुत कम होता है। लेकिन वही जो टाइप 3 कर्व था, उस टाइप 3 कर्व में क्या देखा था हमने कि जो यंग एज वाली जो एज है वहां के अंदर बहुत ज्यादा डेथ रेट देखने को मिल रहा था, बिकॉज वहां पे पेरेंटल केयर नहीं था, ठीक है। तो जहां पर पेरेंटल केयर एब्सेंट है वहां पर क्या है, अर्ली एजेस के अंदर डेथ रेट क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि अर्ली एजेस के अंदर कोई भी इंडिविजुअल बहुत ही ज्यादा बोल सकते हैं कि प्रोन होता है प्रेडेटर्स के अटैक के लिए, और उस समय क्या है वो ऑब्वियस सी बात है सेल्फ रिलायंट नहीं है, उसके अंदर क्या है कि पूरे तरीके से वो मैकेनिज्म डेवलप नहीं है जिससे कि वो अपने आप को प्रेडेटर से बचा सके, ठीक है। इसलिए जो पेरेंटल केयर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है जिससे कि कोई भी इंडिविजुअल अपने ऑफस्प्रिंग को बचा सके, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो पेरेंटल केयर है वो की एडेप्टेशन है ऑफस्प्रिंग के सर्वाइवल के लिए। मींस जहां पर पेरेंटल केयर प्रेजेंट होता है वहां पर अर्ली एजेस के अंदर जो डेथ रेट है वो कम हो जाता है, यानी वहां पर क्या है, ऑफस्प्रिंग के सर्वाइवल का जो रेट है वो बढ़ जाता है। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। अब इसके अंदर वेरियस मेथड्स आ जाते हैं जिसमें से सबसे पहला है सिलेक्शन ऑफ साइट। सिलेक्शन ऑफ साइट का मतलब क्या है, ऑल्दो अगर हम एम्फीबिया की बात करें तो ये फर्स्ट लैंड वर्टिब्रेट्स थे, सबसे पहले इनको लैंड पर देखा गया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि जो एम्फीबिया है ऑल्दो ये लैंड पर रहता है लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए इसको वाटर का यूज करना ही पड़ता है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, सिलेक्शन ऑफ साइट, यानी जब भी किसी एम्फीबियन या फॉर एग्जांपल फ्रॉग को अपने अंडे को ले करना होता है तो उसके लिए वो ऐसे प्लेस को ढूंढता है जो मॉइस्ट हो, ठीक है। ऐसे प्लेसेस को ढूंढा जाएगा जो मॉइस्ट हो, जो उसको डेसिकेशन से
प्रोटेक्ट करता है। तो ये बात आपको याद रखना है कि सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट चीज है सिलेक्शन ऑफ साइट, यानी ऐसे साइट का सिलेक्शन करना पड़ता है जिसके अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट हो, थोड़ा सा नमी प्रेजेंट हो। ऐसी जगहों पर जितने भी एम्फीबियंस है वो अपने एग को ले करना पसंद करते हैं। ये बात आपको याद रखना है। तो एक बार इसको समझ लेते हैं। जनरली अगर हम बात करें, बहुत से ऐसे स्पीसीज हैं जो एग को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, एक मॉइस्ट माइक्रो हैबिटेट का फॉर्मेशन करते हैं या माइक्रो हैबिटेट को ढूंढते हैं। माइक्रो हैबिटेट का मतलब एक छोटा सा जगह जहां पर वो अपने आप को रख सके या अंडे को रख सके, ठीक है। और ये कहां पर होगा, लैंड पर होगा, सच की जैसे कि डैम्प सॉइल हो गया, अंडर मॉस हो गया, यानी ये ऐसी जगह हैं जहां पर नमी प्रेजेंट होती है। तो जनरली आपको ध्यान रखना है कि जितने भी एम्फीबियंस हैं अपने एग को ले करने के लिए वो क्या करते हैं, मॉइस्ट प्लेसेस का चूज करते हैं या मॉइस्ट प्लेस को चूज करते हैं। फॉर एग्जांपल डैम्प सॉइल हो गया या मॉस हो गया, इन चीजों को वो सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज जो आपको ध्यान रखना है कि जितने भी ट्रॉपिकल फ्रॉग्स होते हैं, ठीक है, जो भी ट्रॉपिकल फ्रॉग्स हैं एंड टोड्स हैं, ठीक है, ये फ्रिक्वेंटली एग को ले करते हैं ऑन लैंड्स नियर द वाटर, यानी जमीन पर तो ये क्या करते हैं, एग को ले करते हैं, लेकिन वो बेसिकली क्या है, पानी के पास होना चाहिए, बिकॉज मेटामॉर्फोसिस के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसलिए क्या है, ये ऐसी जगहों को सेलेक्ट करते हैं जहां पर वो मॉइस्ट हो और पानी के बहुत पास में हो, ताकि जैसे टेडपोल में कन्वर्जन आए वो डायरेक्टली क्या है, पानी के अंदर जा सके और वहां पे वो मेटामॉर्फोसिस कर सके, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो ट्री फ्रॉग्स होते हैं, ठीक है, ट्री फ्रॉग्स अगर हम बात करें, कुछ ट्री फ्रॉग्स होते हैं जो अपने आप को ट्री पर रखते हैं। तो जब उनको अपने अंडे को ले करना होता है वो क्या करते हैं, लीव्स के ऊपर ले करते हैं, और वो लीव्स क्या होता है, पानी के करीब होता है, ठीक है। तो जितने भी अगर हम बात करें ट्री फ्रॉग्स होते हैं वो क्या करते हैं, लीव्स को यूटिलाइज करते हैं, उसके ब्रांचेस को यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। और वो जनरली जितने भी ब्रांचेस है वो कहां होना चाहिए, ओवर हैंगिंग वाटर। ओवर हैंगिंग वाटर का मतलब वो पानी के बिल्कुल नजदीक होना चाहिए, या पानी से, जैसे आपने देखा होगा कि फॉर एग्जांपल कि ये लीफ है, ये यहां पर क्या होगा, नीचे की साइड पानी होगा, तो ये यहां पर इस तरीके से ले कर रहे हैं यहां पे, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है, ग्लूइंग देयर लेग्स टू द फॉलिएज। और यहां पर होगा क्या कि इनके अंडों के अंदर एक स्पेशल टाइप का ग्लू जैसा सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जो इनको, इन अंडों को क्या है, पत्तों से चिपका के रखता है, और ये सारे एग क्या है, इस पत्ते से चिपके हुए रहते हैं। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अब इसका कुछ एग्जाम्पल है जो आपको याद रखना है, जैसे कि स्पीसीज लाइक फाइलोमेड्यूसा, ठीक है, फाइलोमेड्यूसा हो गया, रैकोफोरस हो गया, उसके अलावा हम बात करें हाइलोडीज की बात करें, तो ये सब क्या है, ओवर हैंगी फॉलिएजेस के ऊपर अपने अंडों को प्रोटेक्ट करते हैं या अपने अंडों को रखते हैं। ये ध्यान रखना है। ओवर हैंगिंग का मतलब क्या है, ऐसे पत्ते जो पानी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं उनके ऊपर ये रखते हैं, ये ध्यान रखना है, ताकि ये अपने आप को क्या कर सके या उन अंडों को क्या कर सके, एक्वेटिक प्रीडेटर से बचा सके। तो पहला जो मेथड है वो क्या है, सिलेक्शन ऑफ साइट्स, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसी के अंदर अगर हम बात करें कि जैसे ही अगर अंडा हैच हो जाता है तो जो टेडपोल लार्वा है, जो टेडपोल है वो क्या करेगा, ओवर हैंगिंग नेस्ट से डायरेक्टली पानी के अंदर मतलब पानी के अंदर एंटर करेगा, और वहां पर क्या है, ये अपना मेटामॉर्फोसिस कंप्लीट करता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि पानी के नजदीक होने का रीजन ही यही होता है, ताकि जैसे ही एग टेडपोल में कन्वर्ट हो वो डायरेक्टली पानी के अंदर जा सके और वहां पर मेटामॉर्फोसिस से फिर अडल्ट की फॉर्म में वो कन्वर्ट हो सके, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा एक एग्जाम्पल है जो आपको याद रखना है, जैसे कायरोमेंटिस फ्रॉग की बात करें, and other tree frogs lay eggs in the location like tree epiphytic plants away from the aquatic predator। यानी जो एग्जाम्पल है कायरोमेंटिस की, तो ये जो कायरोमेंटिस है ये क्या करता है, एक्वेटिक प्रीडेटर से अपने एग्स को बचाने के लिए क्या करेगा, लीव्स के ऊपर अंडों को देता है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि दीज माइक्रो हैबिटेट्स आर फ्री फ्रॉम द रीच ऑफ टिपिकल एग प्रीडेटर्स फाउंड इन वाटर बिलो, यानी कि ये ऐसी जगहों का चूज करते हैं या ऐसी जगहें होती हैं जहां पर एक्वेटिक प्रेडेटर नहीं जा पाते और वो अंडे ऑटोमेटिकली प्रोटेक्ट हो जाते हैं। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। और जैसे ही एग हैच होता है तो जो टेडपोल है वो डायरेक्टली पानी के अंदर जाता है
और वहां पर अपना मेटामॉर्फोसिस कंप्लीट करेगा। ये सिंपल सी चीज जो आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। सो आई होप आपको यहां तक की चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कुछ सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं डिफेंडिंग एग्स और टेरिटरीज। डिफेंडिंग एग और टेरिटरीज का मतलब क्या है कि यहां पर जो भी एम्फीबियन है या तो वो एग को प्रोटेक्ट करेगा या फिर टेरिटरी को प्रोटेक्ट करेगा। अब ये कैसे एग या टेरिटरी को प्रोटेक्ट करता है, जैसे सपोज करो कि इस पर्टिकुलर रीजन में उसने एग ले किया है तो उसी के आसपास वो रहता है, और अगर कोई भी मान लेते हैं कि कोई भी दूसरा क्रिएचर वहां पर आ रहा है या कोई भी दूसरा बेसिकली एनिमल आ रहा है तो वो उसको भगा देता है, ठीक है। तो इस तरीके से वो क्या कर रहा है, टेरिटरी को डिफेंड कर रहा है। तो ये बात आपको याद रखना है। तो यहां पर क्या होगा, जैसे कि अगर हम बात करें मेल ग्रीन फ्रॉग, जैसे कि राना क्लेमेटिन्स हो गया, ठीक है, राना क्लेमेटिन्स हो गया, ये क्या करता है, अपने टेरिटरी को डिफेंड करता है बाय अटैकिंग द इंट्रूडर टू प्रोटेक्ट एग। यानी ये क्या करेगा कि ये जो आपका ग्रीन फ्रॉग है ये अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करता है। जैसे ही उसके पास कोई भी इंट्रूडर आता है, यानी बाहर से कोई भी दूसरा एनिमल आता है, तो वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो क्या है, उस टेरिटरी को, उस जगह को प्रोटेक्ट कर सकता है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहां पर क्या है, बोथ मेल एंड फीमेल फ्रॉग में गार्ड एग। यानी यहां पर क्या है कि अगर हम बात करें एम्फीबियंस के अंदर ऑलमोस्ट 50-50 का रेशियो देखने को मिलता है कि मेल और फीमेल दोनों ही अपने बच्चों को, अपने एग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इक्वली बेसिकली क्या करते हैं कि काम करते हैं। इक्वली दोनों ही क्या है, कंसर्न्ड होते हैं कि अपने एग्स के लिए, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो मेल मेंटोफायरिन रोबोस्टा है, ठीक है, मेल मेंटोफायरिन रोबोस्टा, ये क्या करता है, अपने अंडे के ऊपर ही बैठता है एंड होल्ड द एग मास, और उस पूरे एग को बचा के रखता है। जैसे कि आप यहां पर देख रहे हो कि ये जो अंडा है, इस अंडे के ऊपर ही ये बैठा हुआ है और इसको प्रोटेक्ट करके रखता है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर क्या है, गार्डिंग प्रिवेंट्स डेसिकेशन और डेथ ऑफ द एग्स। अब जब ये लोग गार्ड करते हैं अपने एग को, तो इससे फायदा क्या होता है कि जो एग्स है उसके अंदर मॉइस्चर बना हुआ रहता है, उसके अंदर नमी बनी रहती है, डेसिकेशन होने से रुकता है। और गलती से उसके अंदर डेसिकेशन हो जाए, या मान लेते हैं कि ये फ्रॉग यहां से हट जाए, तो इसके अंदर क्या होगा कि सारे के सारे जो नमी है वो खत्म हो जाएगा। डेसिकेशन की वजह से जो भी एग के अंदर के जो टेडपोल लार्वा हैं वो सारों की डेथ हो सकती है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अब बात करें तो यहां पर देखोगे नेक्स्ट है डायरेक्ट डेवलपमेंट। डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि यहां पर जो भी एग है वो क्या होगा, डायरेक्टली ही किस में कन्वर्ट होगा, छोटे छोटे मिनिएचर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। यहां पर क्या है कि लार्वल स्टेजेस स्किप हो जाती हैं, यानी लार्वल स्टेज आपको देखने को नहीं मिलता, इसलिए इसको हम डायरेक्ट डेवलपमेंट बोलते हैं। यानी एग से क्या होगा, डायरेक्टली आप देखोगे कि एग है जो कन्वर्ट हो जाएगा मिनिएचर अडल्ट की फॉर्म में, यानी ये अडल्ट से मिलता जुलता दिखना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या है कि जो प्रिडेशन का खतरा है इनके ऊपर कम हो जाता है, ठीक है। टेडपोल पे प्रिडेशन का खतरा ज्यादा होता है, बट अगर हम मिनिएचर अडल्ट्स की बात करें तो यहां पर आप देखेंगे कि जो खतरा है प्रिडेशन का वो कम हो जाता है, ठीक है। तो यही बात मैंने यहाँ पे मेंशन की है कि जैसे कुछ फ्रॉग्स हैं, जैसे अगर हम बात करें इल्यूथ्रोडेक्टाइलस, उसके बाद क्या है ऑर्थ्रोलेप्टिस, हाइलोडिस या फिर हाइला नेबुलोसा, इसके अंदर आपको डायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिल जाता है। ये बात आपको याद रखना है। यहाँ पे जो एग है वो डायरेक्टली हैच होके क्या करता है, स्मॉल फ्रॉग का फॉर्मेशन करता है या स्मॉल मिनिएचर्स का फॉर्मेशन करने लगता है, जिससे कि क्या है जो लार्वल की मोर्टेलिटी है वो रुक जाती है या अवॉइड हो जाती है, ठीक है। आपको याद रखना है। अगर हम बात करें रेड ब्लैक सैलामेंडर की, यहाँ पे जो रेड ब्लैक सैलामेंडर है उसके अंदर हम क्या देखते हैं कि यहां पर हैचिंग से क्या है, मिनिएचर अडल्ट्स का फॉर्मेशन होता है। यानी अगर हम अंडे की हैचिंग करते हैं तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे मिनिएचर अडल्ट का फॉर्मेशन होता है, यानी टेडपोल लार्वल स्टेज क्या होता है, स्किप हो जाता है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। अब ये जो द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंटल मॉडिफिकेशन सच एज लॉस ऑफ टेडपोल स्ट्रक्चर इनेबलिंग सर्वाइवल इन टेरेस्ट्रियल एनवायरमेंट, यानी यहां पर जो लार्वल स्टेज जो स्किप हो रहा है, बेसिकली ये जो एडेप्टेशन है ये एम्फीबियंस को अलाउ करता है कि वो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में या जमीनी एनवायरनमेंट में अपने आप को सर्वाइव कर सके, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं फॉर्म नेस्ट। फॉर्म नेस्ट का मतलब क्या है
कि यहाँ पर जो टेडपोल लार्वा है, या जो बोल सकते हैं कि जो एम्फीबियंस हैं, वो अपने चारों तरफ कुछ इस तरीके का फॉर्म जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं और इसी फॉर्म के अंदर वो अपने एग को प्रोटेक्ट रखते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है कि ये पानी के पास होता है तो नमी भी मिलती रहती है और ये क्या है, अपने प्रीडेटर से बचे हुए भी रहते हैं। तो इस तरीके का ये जो स्ट्रक्चर बन के आता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, फॉर्म नेस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या है, इसका काम क्या होगा, प्रोटेक्शन फ्रॉम डेसिकेशन, यानी ये सूखने से बचाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखना है कि ये जो फोर्थी मास helps the buffer of egg drying out in the terrestrial और सेमी एक्वेटिक एनवायरनमेंट। ठीक है, ध्यान रखना है। उसके अलावा क्या है, ये प्रीडेटर से बचाता है, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि ये जो फॉर्म नेस्ट है, ये बेसिकली हेल्प करता है ऑक्सीजनेशन में। जितने भी एग्स है उनको ऑक्सीजनेट करता रहता है टाइम टू टाइम, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, अगर हम एनवायरमेंटल एडेप्टेशन की बात करें तो ये जो स्ट्रेटेजी है एम्फीबियंस की, ये बेसिकली क्या करता है कि परमानेंट बॉडीज ऑफ वाटर आर नॉट ऑलवेज अवेलेबल फॉर एग डेवलपमेंट। जनरली क्या है कि जब परमानेंट वाटर बॉडीज अवेलेबल नहीं होंगी तो उस कंडीशन में फॉर्म नेस्ट का यूज किया जाता है, जहां पर मॉइस्चर और वाटर कंटेंट की वजह से क्या है कि इसके अंदर जितने भी एग्स हैं वो संभल के रह सकते हैं, उनको प्रोटेक्ट करके वो रख सकता है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अब बात करते हैं इसी के अंदर कि जो लेपिडोडेक्टाइलस हो गया, ये जो लेपिडोडेक्टाइलस है ये क्या करता है, ये इसके अंदर आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पे 40 म्यूकस नेस्ट देखने को मिलता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। जो टेडपोल होता है इस नेस्ट के अंदर इजिली एक्सेस नियर बाय वाटर, यानी जो टेडपोल है वो वाटर को एक्सेस कर सकता है, ये बात आपको याद रखना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एन्यूरेंस है, ठीक है, उसके अंदर आप देखोगे कि लार्ज अमाउंट में म्यूकस प्रोड्यूस होता है और यही बेसिकली हेल्प करेगा एग को ले करने के लिए या फ्लोटिंग नेस्ट बनाने में हेल्प करता है, ये बात आपको याद रखना है। हैचिंग टेडपोल सिंपली ड्रॉप फ्रॉम द फ्लोटिंग फॉर्म एंड इनटू द वाटर, यानी जनरली क्या होगा कि जैसे ही एग की हैचिंग हो जाएगी तो इस फॉर्म के अंदर से जो टेडपोल है वो निकल के कहाँ चला जाता है, वाटर के अंदर चला जाता है, ये बात आपको याद रखनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट आप बात करते हैं मड नेस्ट। मड नेस्ट में होता क्या है कि जनरली जैसे शैलो वाटर जहां पर होते हैं वहां पे फ्रॉग क्या करते हैं, कुछ इस तरीके से मिट्टी का कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, जिनको मड नेस्ट बोलते हैं। अब इस मड नेस्ट के अंदर जो इसकी गहराई होती है वो इतनी होती है कि इसके अंदर जब एग को हम ले करते हैं तो एग कंप्लीटली पूरा ले हो जाता है और इसके अंदर से टेडपोल भी सेफ रहता है क्योंकि इसके अंदर कोई भी प्रीडेटर एंटर नहीं करता। और इसके अंदर का जो टेडपोल है वो तभी बाहर निकल सकता है जब वो फ्रॉग की स्टेज में आ जाए, क्योंकि इसकी जो गहराई होती है उससे निकलने के लिए उसको जंप करने की जरूरत पड़ेगी और वो तभी पॉसिबल है जब वो फ्रॉग स्टेज में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखना है, जो ये यहाँ पे जो नेस्ट बन रहा है मड नेस्ट, उसकी जो अगर हम बात करें डायमीटर तो कितना होता है 30 सेंटीमीटर और उसकी जो गहराई होती है वो 5 से 8 सेंटीमीटर की होती है। ठीक है, अब ये 5 से 8 सेंटीमीटर की गहराई तभी क्रॉस हो सकती है जब वो पूरी तरीके से अडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि जो ब्राजीलियन ट्री फ्रॉग है हाइला फेब्रे, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, जो मेल होता है वो इस तरीके का मड नेस्ट बनाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि कार्टेड शेप का क्या होगा, होल बनाएगा जिसको हम नर्सरी भी बोलते हैं। ठीक है, और ये कहाँ बनाता है, शैलो वाटर के अंदर बनाएगा, ये याद रखना है, जहां पर फीमेल अंडे ले करती है, या ये बात आपको अच्छे से याद रखना है। जब यहाँ पर क्या होगा, टेडपोल अच्छे से हैच होगा और यहाँ पर एक रिलेटिवली सेफर बैरियर बनाता है और इसके अंदर तभी ये बाहर निकल सकता है टेडपोल जब वो अपने आप को पूरी तरीके से डेवलप कर देता है, ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट आप बात करते हैं ट्री नेस्ट। अब ट्री नेस्ट में होता क्या है कि जनरली यहाँ पर जैसे मान लेते हैं ट्री लॉग्स हो गया, तो उसके अंदर सपोज करो कि इस तरीके से छोटे छोटे ट्रीज के अंदर क्या होता है, इस तरीके से छोटे छोटे इस तरीके नेस्ट जैसे स्ट्रक्चर्स बने होते हैं। ठीक है, अब इन स्ट्रक्चर्स के अंदर क्या होता है, जब पानी भर जाता है, ठीक है, तो पानी भरने के बाद यहाँ पर क्या है कि जो फीमेल एम्फीबियन है वो यहाँ पर एग को ले करती है, ये बात आपको याद रखना है। तो जनरली अगर हम बात करें कि साउथ अमेरिकन फ्रॉग हो गया, जैसे फाइलोमेड्यूसा हाइपोकॉन्ड्रेल्स, ठीक है, फाइलोमेड्यूसा हाइपोकॉन्ड्रेल्स की बात करें, वो क्या करता है कि जो अपने अंडे हैं वो फोल्डेड लीफ नेस्ट के अंदर देता है। ठीक है, मार्जिन ग्लू विद टुगेदर एट द क्लोइकल सेक्रीशन, यानी कि क्या है, फोल्डेड लीव्स के अंदर देगा जो एक नेस्ट के जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये बात आपको याद रखना है।
जो टेडपोल है व्हेन फॉर्म्ड फॉल स्ट्रेट इनटू द वाटर, और जब जब टेडपोल बन जाएगा तो वो क्या है, पानी के अंदर एंटर कर जाता है। ये बात आपको याद रखना है। अगर हम अनदर ट्री फ्रॉग जैसे कि हाइला की बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो शैलो ट्री कैविटीज होती है, यानी जो शैलो ट्री कैविटी है, यानी ट्री के अंदर जो छोटे छोटे छेद होते हैं, कैविटी होती है, वहां पे क्या है, इसके चारों तरफ बी वैक्सिस का वो कोटिंग होता है। और उसके अंदर जनरली क्या होगा कि जैसे ही पानी भर जाता है फिल्ड विद रेन वाटर, यानी रेन वाटर से फिल्ड होने की वजह से उसके अंदर जाके क्या है कि फीमेल कोई भी जाके अंडे देगी और उसी के अंदर अपने एग को ले करती है, और जब पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है तब वो क्या है, पानी के अंदर जाता है और इस कंडीशन में अपने आप को प्रेडेटर से अच्छे से सेफ भी रख पाता है। तो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं जिलेटिनियस बैग। अब ये जो जिलेटिनियस बैग है इसमें होगा क्या कि बहुत सारे अंडे एक साथ चिपके हुए होते हैं और ये एक साथ एक जगह पे रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर हम बात करें फायरिंग्स बेरोई की बात करें तो इसके अंदर जो एग है वो एक सॉसेज शेप का, ये इस तरीके से आप देख रहे हो, सॉसेज शेप का क्या होगा, ट्रांसपेरेंट जेलिटिनियस मेम्ब्रेन बैग के अंदर सिक्रीट होता है एग के चारों तरफ, जो इनको क्या है, कलेक्ट करके रखता है, अंडों को एक साथ बना के रखता है, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें सैलामेंडर की स्टेलिंग के अंदर तो यहाँ पर क्या है कि इसमें भी आपको देखने को मिलेगा कि 50 से 60 स्मॉल एग क्या है जिलेटिनियस बैग के अंदर प्रेजेंट होंगे, और ये अपने आप को क्या है एक्वेटिक प्लांट के चारों तरफ बांध के रख लेते हैं, और जब डेवलपमेंट होगा तो दोबारा से सारे के सारे टेडपोल क्या है पानी के अंदर चले जाएंगे। अब तक हम यहाँ पे जितनी भी चीजें देख रहे हैं आपको ध्यान रखना है कि सब चीजों में एक सिंपल कॉमन फैक्टर है कि यहाँ पर जितने भी एग्स हैं वो क्या है, सिंपल सा पानी के पास ही हैं। सारे एग्स को पानी के पास ले किया जाता है सो दैट कि जैसे ही टेडपोल लार्वा का फॉर्मेशन हो वो डायरेक्टली पानी के अंदर जंप कर जाए और अपना मेटामॉर्फोसिस का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर सके, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ तक की चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस लेक्चर का जो नोट्स है वो डायरेक्टली आप मेरे एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं डायरेक्ट कैरिंग बाय पेरेंट्स। अब तक तो हमने पढ़ा था कि हमने टेरिटरीज को प्रिवेंट किया था, अब यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि जो पेरेंट है, जो एम्फीबियंस है, वो डायरेक्टली ही एग को क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे पहला क्या है, जो मेथड है कॉइलिंग अराउंड एग्स। कॉइलिंग अराउंड एग्स का मतलब क्या है कि यहां पर जो एम्फीबियंस है वो अंडों को एक जगह कलेक्ट कर लेती है और उसके चारों तरफ अपने आप को गोला घेर करके उसको, मतलब जैसे आप यहां पर देख रहे हो कि अंडे को एक साइड बीच में रख लिया है और इसके चारों तरफ क्या है, इसने कॉइलिंग कर ली है, ठीक है। इसके चारों तरफ कॉइलिंग की है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कॉइलिंग अराउंड एग्स, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। और ये कहां देखने को मिलेगा, जैसे कॉन्गो ईल हो गया जिसको हम एम्फ्यूमा भी बोलते हैं, ठीक है, या कुछ सिसलियंस होते हैं जिसके अंदर ये चीजें आपको देखने को मिलता है, जैसे कि इथियोपिस हो गया, ठीक है, हाइपोजियोफिस हो गया। इसके अंदर क्या है, जो फीमेल है वो लार्ज एग्स को मतलब क्या है जमीन के अंदर बरो कर देती है, डम सॉइल के अंदर, और उसको गार्ड करने के लिए उसके चारों तरफ अपने आप को कॉइल करके रखती है। ये बात आपको याद रखना है। अगर हम फीमेल सैलामेंडर की बात करें, प्लीथोडॉन, या ये भी क्या करता है, अपने एग के चारों तरफ इस तरीके से कॉइल हो जाता है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद क्या है, मेगैलोबैट्रिकस मैक्सिमस, ठीक है। इसके अंदर इट इज द मेल हु कॉइल्स द अराउंड द एग्स, यानी इसके अंदर मेगैलोबैट्रिकस मैक्सिमस के अंदर क्या होगा कि जो मेल है वो अंडे के अराउंड कॉइलिंग करता है। यहां पर क्या था, फीमेल, यहां पर फीमेल एग के अराउंड कॉइल कर रहा है, बट यहां पर मेगैलोबैट्रिकस की बात करें तो यहां पर मेल कॉइल कर रहा होता है। ये बात आपको अच्छे से याद रखना है, यानी यहां पर पेरेंट क्या है, डायरेक्टली इन्वॉल्व है यहां पर किसमें, प्रोटेक्शन में, ठीक है। तो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ट्रांसफरिंग टेडपोल टू वाटर, यहां पर क्या है, ट्रांसफरिंग टेडपोल टू वाटर, तो इसके अंदर हम देखेंगे कि जनरली होता है क्या है कि कुछ स्पीसीज के अंदर जो स्मॉल फ्रॉग्स है, जैसे कि फाइलोबेट्स की बात करें या एंथ्रोलिप्टिस की बात करें, तो इसके अंदर होता क्या है कि जो टेडपोल है आफ्टर हैचिंग, ठीक है, वो क्या करते हैं कि जो मेन जो फ्रॉग है, जो मेन पेरेंट है, उसके बैक के साथ चिपक जाते हैं या उसको मतलब पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद क्या है कि वो डायरेक्टली पानी के अंदर ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो यानी यहाँ पर क्या है, टेडपोल को पानी में ट्रांसफर करने का काम कौन करता है, अडल्ट एम्फीबियन करता है। तो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एग ग्लूड टू द बॉडी। इस प्रोसेस में होगा क्या कि इस प्रोसेस के अंदर
मेल और फीमेल, चाहे मेल फ्रॉग हो या फीमेल फ्रॉग हो, डिपेंडिंग की स्पीसीज कौन सी है, कुछ स्पीसीज के अंदर मेल्स और कुछ स्पीसीज के अंदर फीमेल्स, वो क्या करते हैं अंडों को अपनी बॉडी पे चिपका लेते हैं और जहां जहां जाते हैं उसको अपने साथ लेके जाते हैं। ठीक है, तो यही प्रोसेस होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है कि बहुत से एम्फीबियंस क्या करते हैं, एग को ग्लू कर लेते हैं अपने बॉडी पे इंस्टेड रिमेनिंग विद देम, और वो क्या है उनके साथ रहता है, ये बात आपको याद रखना है। अगर हम फीमेल्स की बात करें, जैसे कि डस्की सैलामेंडर की बात करें या डेमोग्नेथस फिस्कस की बात करें, तो इसके अंदर क्या होगा कि ये जो फीमेल है ये अंडों को अपने चारों तरफ, हेड के चारों तरफ, नेक के चारों तरफ इस तरीके से कवर कर लेती है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। यूरोपियन मिडवाइफ टॉड की बात करें जिसे एलाइटस कहते हैं, इसमें क्या होगा, जो मेल है वो एग को रैप करता है अराउंड हिज हिंड लिम्स एंड कैरी अंटिल दे आर रेडी टू हैच। यानी इसके अंदर क्या होगा कि इसके अंदर जो मेल है वो अपने हिंड लिम पर क्या करेगा, अंडों को इस तरीके से चिपका कर रखता है, और ये तब तक रखता है जब तक कि ये पूरी तरीके से हैच आउट ना हो जाए, ये बात आपको याद रखना है। अगर हम श्रीलंकन ट्री फ्रॉग की बात करें, जैसे रैकोफोरस हो गया, ठीक है, ये ग्लू इट्स एग टू द फीमेल बेली, फीमेल के बेली पे ये क्या करता है, ग्लू कर लेता है, ध्यान रखना है। अनदर अननेम्ड स्पीसीज इज मेंशन्ड वेयर एग्स आर कोइल्ड अराउंड द फीमेल्स नेक टू हैच। यानी यहाँ पर आप देखोगे कि ये इस तरीके से नेक के अराउंड क्या करेगा, हैच आउट कर लेता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है एग्स इन द बैक पाउचेस। एग्स इन द बैक पाउचेस का मतलब क्या है कि जनरली यहां पर एक स्पेशल स्ट्रक्चर्स देखने को मिलता है, जनरली जिसको हम क्या बोल सकते हैं, मार्सुपियल्स। जैसे आपने देखा हो कंगारू में क्या होता है कि उसके पास एक पाउच होता है जिसके अंदर अपने बेबी को रखता है। सेम चीज यहां पर भी कुछ फ्रॉग्स के साथ देखने को मिलता है कि उनके बॉडी के ऊपर कुछ स्पेशल पाउचेस होते हैं, जिस पाउचेस के अंदर वो क्या करते हैं, अपने एग को बचा के रखते हैं, उसको ले करने के लिए वहीं पर रखते हैं। ठीक है, तो इसी को हम बोल सकते हैं एग्स इन बैक पाउचेस। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा कि जो फीमेल है कैरी एग्स इन वेरियस बैक स्ट्रक्चर्स एंड ओपन डिप्रेशन या क्लोज पाउच और इंडिविजुअल पॉकेट्स। यानी यहां पर क्या होगा, फीमेल्स के अंदर आपको कुछ पॉकेट्स देखने को मिलते हैं, कुछ पाउचेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, जिसके अंदर वो एग्स को प्रोटेक्ट करके रखती है, बात आपको याद रखना है। अब यहाँ पे जो एग्स है वो डायरेक्टली अंडरगो डायरेक्ट डेवलपमेंट हैचिंग एज मिनिएचर फ्रॉग, और यहाँ पर क्या होगा कि डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, लार्वल स्टेजेस नहीं होगा और डायरेक्टली मिनिएचर फ्रॉग आ जाता है, ये बात आपको याद रखना है। अगर इसका हम स्पेसिफिक एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल आ जाएगा हाइलक जियोलिडी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नोटोट्रीमा की, तो इसके अंदर क्या है, सिंगल लार्ज क्या है, कवर्ड ब्रूडेड पाउच प्रेजेंट होता है जो कि स्किन के थ्रू बनता है, ये बात आपको याद रखनी है। ये सारी चीजें आप आरएल कोटपाल की बुक से एक बार पढ़ सकते हैं, अगर वो आपके पास बुक है तो आप वहां से उसको पढ़ लीजिए, नहीं है तो उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से उसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एग्स इन द बैक पाउचेज। अब ये इसी के अंदर क्या है कि जो बैक पाउचेस की अगर हम बात करें तो अगेन वही मार्सुपियल वाली बात कर रहे थे, तो यहां पर क्या है कि फीमेल के बैक की स्किन की बात करें तो वहां पर क्या है, थिक वेस्कुलर सॉफ्ट जिलेटिनियस हो जाती है ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन, ये ध्यान रखना है। अभी जो फर्टिलाइज्ड एग्स है, ठीक है, वो प्रेस्ड इनटू द स्पेशल इंडिविजुअल पिट्स ऑफ हर बैक इनक्लोज इन कैप्सूल। तो बेसिकली यही चीज मैं आपको बार बार बता रहा हूं, यहां पर क्या है कि इस कैप्सूल के अंदर ये अपने अंडे को इस तरीके से रख लेती है प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, और जैसे ही मेटामॉर्फोसिस कंप्लीट होता है, ठीक है, उसी कैप्सूल के अंदर मेटामॉर्फोसिस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है। अब यहाँ पर क्या होगा, टाइनी टेललेस टोडलेट्स emerges directly from the mother's back, escaping the free swimming tadpole stage and not entering in the water। यानी यहाँ पर क्या है कि इसके अंदर एक स्पीसी, एक जो मतलब स्टेज है टेडपोल वाला, वो स्किप हो जाता है, वो देखने को नहीं मिलता, ये बात आपको याद रखना है। तो जो ये जो मार्सुपियल या जो पाउचेस है, इसके अंदर क्या है, उसके बैक के ऊपर वो एग को प्रोटेक्ट करके रखती है, और जैसे ही एग पूरी तरीके से मैच्योर हो जाता है तो यहाँ पर टेडपोल लार्वा ना आके डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, और क्या है, टुडलेट्स का फॉर्मेशन होता है, या बोल सकते हो मिनिएचर अडल्ट्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये बात आप अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑर्गन एज अ ब्रूडिंग पाउच। ऑर्गन एज अ ब्रूडिंग पाउच का मतलब क्या है कि बहुत सारे एम्फीबियंस के अंदर ऐसा देखने को मिला है कि बहुत सारे एम्फीबियंस क्या है, अपने वोकल कोड को एज अ ब्रूड पाउच की तरह यूज करते हैं, यानी जो एग है उसको वहीं पर रखते हैं और वहीं पर डेवलपमेंट होता है। कुछ क्या है अपने स्टमक के अंदर रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके की चीजें ब्रूड पाउच की तरह दिखने को मिलता है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो कि एक जो फ्रॉग है उसके मुंह से निकल रहा है। ठीक है, मुंह से इसलिए निकल रहा है बिकॉज कि इसने एज अ ब्रूड पाउच की तरह अपना स्टमक यूज किया है।
अब स्टमक के अंदर एग था, उसी में डेवलपमेंट हुआ, डेवलपमेंट होने के बाद क्या है, यहाँ से मुंह से क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है दूसरे फ्रॉक्स निकलेंगे। तो ये बात आपको याद रखना है। तो जनरली अगर हम बात करें मेल ऑफ द टेरेस्ट्रियल साउथ अमेरिकन डार्विन फ्रॉग क्या होगा, राइनोडर्मा डार्विनी, इसके अंदर क्या है, पुशेज एटलीस्ट 2 फर्टिलाइज्ड एग इनटू द रिलेटिवली लार्ज वोकल सैक, यानी ये अपने वोकल सैक को एज अ ब्रूड पाउच की तरह यूज करते हो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ही डेवलपमेंट कंप्लीट होगा वैसे ही क्या होगा कि फुल्ली फॉर्म जो फ्रॉगलेट्स है वो उसके मुंह से बाहर निकलेंगे, याद रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें हाइलोब्रेट्स ब्रीविसेप्स की, तो यहाँ पर क्या है, जो फीमेल वो एग को कैरी करती है अपने बक्कल कैविटी में, ठीक है। उसके बाद अगर हम ऑर्थोलेप्टिस की बात करें तो यहाँ पर क्या है, मेल कीप द लार्वा इन हिज माउथ, माउथ के अंदर लार्वा रखता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है, द ओनली नॉन केस ऑफ गास्ट्रिक इंक्यूबेशन इन वर्टिब्रेट इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलियन फ्रॉग रियोबेट्रेकस साइलस, यानी रियोबेट्रेकस साइलस के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होगा कि जो स्टमक है, जो गैस्ट्रिक कैविटी है, उसका यूज करता है एज अ ब्रूड पाउच की तरह, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, जो फीमेल है वो अंडों को स्टमक के अंदर रखेगी और जैसे ही टेडपोल पूरी तरीके से डेवलप होगा तो उसके माउथ के थ्रू बाहर निकलेगा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। और लास्ट है विविपैरिटी। विविपैरिटी का मतलब क्या है, बच्चे फॉर्मेशन, यानी यहाँ पे क्या है कि जो बीच वाला स्टेज था टेडपोल वो स्किप हो जाएगा, डायरेक्टली वो अडल्ट की फॉर्म में, या बोल सकते हैं कि अडल्ट जैसा दिखने वाले मिनिएचर की फॉर्म में डेवलप होगा, जिसकी वजह से वो बीच वाला जो स्टेज है उसको स्किप करेगा, जिससे कि इसकी जो प्रोटेक्शन है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो याद रखना है। इसके अंदर क्या होगा, जैसे कुछ एन्यूरन्स के अंदर, जैसे अफ्रीकन टोड्स की बात करें, यहाँ पे ओवोविविपेरस देखने को मिलता है, जिसकी वजह से क्या है कि डायरेक्टली वो यंग्स को डेवलप करती है, बात आपको याद रखना है। यूरोपियन सैलामेंडर की बात करें तो ये भी क्या है, स्मॉल यंग्स का प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन अगर हम एल्पाइन सैलामेंडर की बात करें तो ये क्या है, फुल्ली डेवलप्ड यंग का डेवलपमेंट करेगी, ये बात आपको याद रखना है। सो ये जो विविपैरिटी है कॉमन है ऑर्डर जिम्नोफियोना में, ये याद रखना है कि जिम्नोफियोना के अंदर सबसे ज्यादा कॉमनली देखने को मिलता है, तो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। तो इसी के साथ हमारा पेरेंटल केयर वाला लेक्चर समाप्त होता है। होप यू हैव एंजॉयड द सेशन, सारी चीजें आपको अच्छे समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट या कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।